कार्बोहाइड्रेट को हम थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग सोर्स है, हमारे खान पान का मेन हिस्सा जो है कार्बोहाइड्रेट रहता है, और लगभग 70 to 80% जो कैलोरी है, एनर्जी है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और जो है 1 ग्राम से 4 कैलोरीज मिलती हैं। देखिए यहाँ पे आप इस चीज को नोट करेंगे, आप 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, जबकि आप 1 ग्राम फैट अगर लेते हैं तो उससे 9 कैलोरीज मिलती हैं। यानी कि आपको फैट जो है वो ज्यादा कैलोरी देता है अगर उसको उतनी समान मात्रा में अगर देखा जाए तो। और ये हमने देखा था कि एक ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, जो कि लीवर एंड मसल सेल्स के अंदर ये स्टोर हो जाता है। अब जब आपके शरीर को नीड होती है ग्लूकोज की, तो वो वापस में जो ग्लाइकोजन स्टोर था वो वापस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, एंड वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी उसको ग्लूकोज के रूप में कंज्यूम करती है। One second. तो यहाँ पे ये हमारा स्टोर हो जाता है, जो ग्लाइकोजन है जो स्टोर था उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एंड बॉडी उसको कंज्यूम करती है। तो इसके जो मेन सोर्स हैं हमारे आहार में मुख्य हमारे आहार में जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं वो अनाज हैं, दालें, कंदों में पाए जाने वाला स्टार्च जैसे स्पेशली व्हीट एंड राइस, और गन्ना, फलों में पाई जाने वाली प्राप्त चीनी, अनाज, दालें भी अच्छा, ये तो मेन सोर्स देखिए व्हीट एंड राइस से आता है, ग्रेन से आता है, जो अनाज है उनसे आता है। कार्बोहाइड्रेट कंदमूल जो होते हैं जैसे आलू, शकरकंद, ये सब भी आपके कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्स के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन सभी जीवित ऊतकों, पौधे और जानवर दोनों में मौजूद होता है। यानी कि प्रोटीन जो सोर्स है वो आपको एनिमल से भी मिलता है, प्लांट सोर्स से भी मिल सकता है। तो पानी के मतलब जैसे देखा होगा बहुत से लोग प्रोटीन के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड भी लेते हैं, तो यानी कि एनिमल्स के अंदर भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। और जो एनिमल सोर्स फूड है, जो एनिमल से बनने वाला, चाहे वो एग है, मीट है, तो इस तरीके से, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपका पनीर है, तो ये सब गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। और जो प्लांट बेस्ड फूड है वो भी एक अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। तो एनिमल और प्लांट दोनों एनर्जी गिविंग फूड्स हो सकते हैं। पानी के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर के वजन का 6वां हिस्सा लगभग प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आपके ग्रोथ एंड रिपेयरिंग काम करता है, यानी कि टिश्यू का निर्माण करता है। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। हमारी जो शरीर की फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि बेसिक जो इकाई है वो है सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल, जब बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। तो टिश्यू के अलग अलग टिश्यू हैं, जैसे ब्लड भी एक टिश्यू है, और जो है बहुत अलग अलग टिश्यू हमारी सेल्स के हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से टिश्यू का जो फॉर्मेशन है, उनका रिपेयरिंग है, वो सब काम प्रोटीन का होता है। रख रखाव करना, मरम्मत, ग्रोथ, ये सब काम जो है। और शरीर के अंदर कई विनियामक और सुरक्षात्मक पदार्थ जैसे एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं। हमें अपनी कुल ऊर्जा का लगभग 8 से 15% प्रोटीन से प्राप्त होता है।
और जैसे कि 70 to 80% तो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिल गया। अब 8 to 15% आपको प्रोटीन से, मतलब आपके जो डाइट है उसका हिस्सा। तो हमारे जो फूड है उसका लगभग 70 to 80% जो है वो कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा पूरा करता है। 8 to 15% जो हमारी डाइट है उसमें प्रोटीन होना चाहिए, वो हमारी आपूर्ति करता है। और यहाँ पर 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 कैलोरीज ऊर्जा देता है। लगभग कार्बोहाइड्रेट भी आपको इतनी कैलोरीज देता है। प्रोटीन जो है सब्जी और पशु दोनों स्रोतों से मिल सकता है। जैसे जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो है दालें, मेवे, सोयाबीन, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। एंड जो वो है एनिमल बेस्ड प्रोटीन है वो दूध, मछली, अंडा, चिकन, यकृत समृद्ध स्रोत है। पनीर और खोए में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो ये हमारा प्रोटीन हो गया। अब बारी आती है फैट की। फैट हमारी डाइट का 10 to 30% जो है एनर्जी का जो परसेंटेज है वो पूरा करता है। और ये 1 ग्राम जो फैट है वो लगभग 9 कैलोरीज आपको देता है। यानी कि अगर आप इक्वल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेंगे तो फैट आपको सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरीज देता है। तो कृपया याद रखें कि वसा और तेल ऊर्जा के संकेंद्रित स्रोत हैं। हमें वसा, देखिए जो फैट है वो हमारी डाइट का हिस्सा जरूर होना चाहिए। गुड फैट जरूर शामिल होना चाहिए। अक्सर कुछ लोग वेट लॉस के या हेल्थ के वजह से फैट को बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैट अगर आपकी डाइट में नहीं होगा तो बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो फैट डिसॉल्विंग विटामिन्स होते हैं। एंड वो सब आपकी बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के। तो ये जो सारे विटामिन है ये फैट डिसॉल्विंग है। पानी के अंदर डिसॉल्व होने विटामिन केवल 2 हैं, बी एंड सी। सो इसीलिए आपने देखा है कि जो विटामिन ए है या विटामिन डी है, अगर आप विटामिन डी का अगर सप्लीमेंट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसको सजेस्ट किया जाता है विटामिन डी का जो सप्लीमेंट होता है कि उसको दूध के साथ सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो फैट डिसॉल्विंग विटामिन है। तो अगर उसको पानी के साथ आप लोगे तो वो बॉडी उसको एक्सेप्ट, मतलब वो नहीं करेगी, डिसॉल्व नहीं करेगी। तो इसलिए आपको विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, ई, के, ये सारे जो हैं विटामिन, तो इनके लिए फैट हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि विटामिन ई के भी ऑयल में एक ग्रीन कैप्सूल जो आते हैं तो वो भी फैट के अंदर ही आते हैं। तो ये इसलिए हमारी जो डाइट है उसमें फैट का हिस्सा एक जरूर होना चाहिए। और जो है हमें आवश्यक फैटी एसिड्स की आवश्यकता होती है जो वनस्पति तेल प्रदान करता है। मसाला बनाने में हम जिस तेल का उपयोग करते हैं, घी या मक्खन जैसे फैलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और अंडे और मांस में मौजूद वसा हमारे आहार में वसा के प्रमुख स्रोत हैं। हम भोजन तैयार करने के लिए जिन तिलहनों और मेवों का उपयोग करते हैं वे भी कुछ वसा में योगदान करते हैं। याद रखें कि यदि हम अपनी शरीर की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा किसी भी रूप में लेते हैं, चाहे वो वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन हो, तो वह हमारे वसा के रूप में ही जमा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों के रूप में बात की। तो तिलहन जो जिनसे तेल निकाला, जैसे ग्राउंड नट हो गया, तिल हो गए, ये सब चीजें, और तो इन सब का ऑयल निकाला जाता है जो कि हम खाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन बताया गया है कि अगर आप देखिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लें, प्रोटीन कोई भी सोर्स अगर आप ज्यादा लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपने बहुत ज्यादा लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं बाद में फैट में ही कन्वर्ट होके आपके शरीर के ऊपर फैट को बढ़ाने लगता है। जरूरी नहीं है कि आप फैट रिच डाइट लें तभी आपके शरीर पे फैट जमा होगा, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं तो वो भी आपके रूप में आपके शरीर पर फैट को बढ़ाने का काम कर सकता है।
खनिज हमारी हड्डियों और दांतों को उनके निर्माण और रखरखाव के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। रक्त में लाल रंग द्रव्य के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। तो शरीर की कई प्रक्रियाओं के नियमन में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका उत्तेजन, श्वसन आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में से हमें आवश्यक खनिज मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें दूध और पत्तेदार सब्जियों से कैल्शियम और आयरन, नमक और अन्य खाद्य पदार्थों से सोडियम मिलता है। तो अलग अलग जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनकी भी हमारे शरीर के अंदर उतनी ही आवश्यकता होती है। जैसे कि बोन्स हेल्थ के लिए, आपके टीथ के लिए, आपके ब्लड में आयरन डेफिशिएंसी ना हो, तो इन सब चीज़ों में के लिए आजकल देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, एनीमिया काफ़ी ज़्यादा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से बोन्स वीक हो रही हैं। एंड जो होता है टेथ जो है वो उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो यानी कि जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होने लगी हमारे बॉडी के अंदर। तो इसलिए बैलेंस डाइट इसीलिए कहा जाता है कि यानी कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, तो सभी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। एंड हर एक चीज़ आपके डाइट का हिस्सा होना चाहिए। तो जबकि जो अब बारी आती है यहाँ पर जैसे कि इनके सोर्सेज बताए गए हैं। कैल्शियम के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं जो कि नेचुरल सोर्स हो सकते हैं कैल्शियम के, जैसे कि दूध के प्रोडक्ट्स के अंदर भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे कि सेसमी सीड्स यानी कि तिल के अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो कैल्शियम की पूर्ति नेचुरली पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। पत्तेदार हरी सब्जियां, दालों, अंडों में भी आयरन, तो जैसे हरी सब्जियों में आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और नमक के अंदर सोडियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को, सभी मिनरल्स को बॉडी के अंदर बैलेंस करके करना भी उतना ही जरूरी है। विटामिन, हमें विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, तो इसीलिए उसको सभी को मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन सी एंड डी हमारे शरीर को बढ़ने और विकसित होने, हमारी आंखों के लिए, तंत्रिका तंत्र और त्वचा के को स्वस्थ रखने की मदद करने और हमें संक्रमण से बचाने के लिए भी विटामिन की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमें इन विटामिन की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, आंवला, अमरूद, मौसमी, संतरे, दालें, साबुत अनाज और अंडों में मिलते हैं। तो अलग अलग विटामिन के लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे विटामिन ए के लिए देखा जाता है कि जितने येलोइश एंड ऑरेंजिश कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं तो उनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। एंड उसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स में भी होता है, बट जैसे कि पपाया हो गया एंड इस तरीके से मैंगो, पपाया, कैरेट, तो गाजर के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो जो थोड़ी येलोइश कलर के होते हैं या ऑरेंजिश, तो उन सब में वो सब एक अच्छा सोर्स माने जाते हैं यहाँ पर विटामिन ए के। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स तो डेफिनेटली है ही। इसी के साथ साथ जो विटामिन बी है, मतलब मैं ओवरऑल एक आपको, क्योंकि ये बहुत डिटेल में नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। जैसे विटामिन बी के लिए ग्रेन्स अच्छी मात्रा में, ग्रेन्स के अंदर विटामिन बी अलग अलग अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो है विटामिन डी तो खैर सनलाइट से ही आपको मिलेगा। एंड विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जैसे ऑरेंज, लेमन और आंवला, तो इन सब के अंदर विटामिन सी खूब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अलग अलग खाने की चीज़ों से आप अपने अंदर अलग अलग विटामिन की पूर्ति को कर सकते हैं। पानी हमारे शरीर का लगभग 60 to 65% पानी होता है। इसे हमारे शरीर की संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम जानते हैं जल एक सार्वत्रिक विलायक है। देखिए पृथ्वी पर भी जल सबसे ज्यादा मात्रा में
लगभग 70% वाटर ही प्रेजेंट है पूरी अर्थ पर, एंड लगभग 60 to 65% वाटर हमारी बॉडी का हिस्सा भी पानी से ही बनता है। तो हमारे दिन भर में पानी की अच्छी मात्रा में जरूर लेनी चाहिए। और अगर ड्राइनेस होती है, पानी की मात्रा आप कम लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट होती है तो वो उसके क्या क्या सिम्टम्स आपको पता चलते हैं। डिजीनेस आपको, एक तो लेथार्जिक फील होता है, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा, लेजीनेस रहेगी, ड्राई स्किन ड्राई रहेगी, लिप्स आपकी हील्स एडियां क्रैक्स होंगी, है ना। आपकी बॉडी ड्राई फील करती है, इसी के साथ साथ बॉडी में क्रैम्प्स, अगर आप बहुत लोग देखा होगा कि क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर जो है विटामिन जो है नहीं, वाटर की कमी हो, वो लोग पानी कम पीते हैं, या फ्रीक्वेंटली हेडेक रहता है, बहुत ज्यादा सिर दर्द होता रहता है बाद मतलब फ्रीक्वेंटली, तो वो भी एक कारण हो सकता है अगर आप पानी कम पीते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। तो यानी कि थकावट होना, लेजीनेस रहना, सिर दर्द होना, क्रैम्प्स आना, ड्राइनेस होना, तो ये चीजें अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर है तो उसका मतलब आप पानी कम पीते हैं। और कॉन्स्टिपेशन भी उनमें से एक है, पानी कम पीने से कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो इसलिए तो आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। शरीर में भोजन का आत्मसात होना। अब यहाँ पर हमने उन सभी पोषक तत्वों के बारे में जाना जिनके शरीर को आवश्यकता होती है। हम जो खाते हैं वह मांस है, जो खाते हैं वह मांस और रक्त बन जाता है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में भोजन की प्रकृति बदल जाती है पाचन कहलाती है। एंड पाचन तंत्र हमारे द्वारा खाए गए भोजन से पोषक तत्व निकालने की प्रकृति हमारे शरीर का जो सरल तरीका है। पाचन तंत्र चयनात्मक होता है, यह शरीर के लिए पोषक तत्वों को उन कणों में तोड़ देता है जिन्हें हम आत्मसात कर सकते हैं। जो कण बिना पचे रह जाते हैं वे पाचन तंत्र के दूसरे छोर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। हमारे शरीर का विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खोई हुई कोशिकाओं को बदलने और बढ़ने के लिए प्रोटीन की हड्डियों और रक्त के निर्माण के लिए शरीर की कुशलतापूर्वक सुचारू रूप से काम करने, विटामिन, तो देखिए यानी कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन कि यहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब वही बताया गया कि डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होगा। तो उन चीजों को अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे कैसे आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, कैसे कैसे पाचन पूरा होता है। ठीक है, तो जब शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है तो यह हमें खाने के लिए संकेत देता है। यह संकेत है भूख, जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो पाचन की यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे ही हम उसे निगलते हैं, भोजन हमारे फेफड़ों के प्रवेश द्वार के ऊपर से गुजरते हुए गले या अन्न प्रणाली में फिसल जाता है। जब भी हम निगलते हैं तो शरीर स्वचालित रूप से सभी वायु मार्गों को बंद कर देता है ताकि हमारा दम नहीं घुटे। और जब हम भोजन चबाते हैं तो उसे अपने दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। मुंह से भोजन पेट में जाता है जहाँ कुछ घंटों तक रहता है। पेट भोजन और भी छोटे कणों में तोड़ देता है, साथ ही से एसिड और एंजाइम पेप्सिन के साथ मिलाता है और भोजन में प्रोटीन का रासायनिक रूप में बदल देता है। पेट में से भोजन आंतों में प्रवेश करता है। इसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। छोटी आंत वास्तव में बिल्कुल ही छोटी नहीं होती, फिर भी उसको छोटी क्यों कहा जाता है? क्या आप में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि छोटी आंत बहुत लंबी होती है, लगभग 20 से 21 फीट की होती है, लेकिन उसको छोटी आंत और बड़ी आंत साइज में जो है छोटी होती है, लगभग 7 मीटर की, तो फिर भी उसको बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? क्या आप में से इसका कोई आंसर देगा? चलिए इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। तो उसकी जो
मतलब कि उसका डायमीटर है उसके बेस पे उसको छोटी आंत या बड़ी आंत कहा जाता है। जो छोटी आंत है वो काफी पतली होती है और पतली होती है, इसीलिए उसको, लंबी तो होती है पर वो पतली होती है, तो इसीलिए उसको छोटी आंत कहा जाता है। जबकि बड़ी आंत जो है वो बहुत मोटी होती है, इसका डायमीटर काफी ज्यादा होता है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो काफी कम होती है, तो इसलिए उसको बड़ी आंत कहा जाता है। मलाशय के मजबूत मांसपेशियां, जिन्हें स्फिंक्टर मांसपेशियां कहा जाता है, के कारण अपशिष्ट यहीं रुक जाता है। यदि किसी को लगातार मलत्याग करना पड़े तो यह असुविधाजनक और शर्मनाक होगा। जब शरीर शौच करना चुनता है तो यह मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देती हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे मैं अभी आपको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, वो हमारे मुंह से शुरू होता है। तो पाचन की क्रिया जो है वो हमारे मुंह के द्वारा, सबसे पहले जब हमें भूख लगती है तो भूख लगने पर हम कुछ खाते हैं, और जो मुंह में सबसे पहले खाने के दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर सलाइवा उसमें मिक्स होता है, जिसमें कि एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को शुरू कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह के द्वारा ही शुरू हो जाता है। इसके बाद वो ग्रास नली से होते हुए जो है आपके पेट के अंदर पहुंचता है, और वहां पर पेट जो है एक जे शेप के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर प्रोटीन का पाचन होता है और जिसके अंदर एसिड रिलीज होता है, HCl, जो कि आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और उसकी जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, क्योंकि वहां पे एसिड रिलीज हो रहा है, जिससे एसिड से आपकी दीवारें खराब ना हो, तो उनको काफी मोटी बनाया जाता है। फिर जब प्रोटीन का पाचन वहां पर हो जाता है तो उसके बाद पेप्सिन नामक देखिए, पेप्सिन एंजाइम हो, HCl, वो सब कहा प्रोटीन के लिए जरूरी है, तो सब पेट के अंदर, स्टमक के अंदर रिलीज होते हैं। प्रोटीन का पाचन पूरा होने के बाद फिर खाना धीरे धीरे पेट से छोटी आंत में आता है। जब पेट से जब वो छोटी आंत में पहुंचता है तो वो लगभग लुगदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पर फिर फैट का डाइजेशन होता है, जहां पर उसमें बाइल जूस से जाकर मिलते हैं और एंजाइम्स मिलते हैं, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। छोटी आंत तक आते आते पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन है वो भी छोटी आंत के द्वारा, जो पोषक, पाचन की क्रिया पूरी हो गई, लेकिन अब जो उनसे पोषक तत्व बने निकले पाचन की क्रिया के बाद से, तो वो छोटी आंत की दीवारें अंदर ले लेती हैं। तो छोटी आंत पे बहुत छोटे छोटे से बाल उभार से होते हैं, छोटे छोटे उभार, जिनको विलय कहा जाता है, और वो ही एब्जॉर्प्शन करती हैं। यानी कि पाचन की क्रिया पूरी हो गई और उससे पोषक तत्व बनने शुरू हो गए, तो उन पोषक तत्वों को उसकी दीवारें, छोटी आंत की दीवारें खींचकर ब्लड के अंदर भेज देती हैं। तो अगर आपकी आंत की दीवारें गंदी होंगी तो उसमें से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और आपका जो है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पूरी नहीं होगी। उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो आपका बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और बड़ी आंत में पहुंच के पानी, देखिए छोटी आंत तक पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो पानी खूब मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन जब वेस्ट होता है तो वहां पर जो बड़ी आंत होती है वहां पे वेस्ट को ड्राई रूप में अलग कर दिया जाता है पानी, तो और वो वेस्ट फिर हमारे गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें एक क्या होता है, जैसे कि आपकी जो सांस की नली है, जब आप खाना खाते हो तो वो एपिग्लोटिस के द्वारा बंद कर दी जाती है, एक ढक्कन टाइप का समझ लो, कि उसके द्वारा जैसे आपने खाया तो सांस की नली बंद हो जाती है, ढक्कन उसका बंद हो जाता है, और खाने की नली से खाना जो है पेट में पहुंचता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप बोलते हुए खा रहे हो या कुछ भी,
तो उस समय वो ढक्कन प्रॉपर बंद नहीं, एपिग्लोटिस जो है पूरा बंद नहीं कर पाता सांस की नली को, और खाना कई बार सांस की नली में पहुंच जाता है, तो आपको खांसी आने लगती है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा खाना, आपको अनईजी फील होता रहेगा। तो इसलिए बोलते हुए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। और तो पाचन एंजाइमों को भोजन पर काम करने के लिए इसे बारीक रूप से भाजित किया जाना चाहिए, पानी में निलंबित किया जाना चाहिए, और तथा प्रत्येक कण एंजाइम तक पहुंच सके। एक बार जब पाचन पूरा हो जाता है और सभी आवश्यक पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं, तो जो अवशेष बचता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे एक अर्ध ठोस द्रव्यमान बन जाता है, जो काफी चिकना होता है और आसानी से निकल जाता है। ठीक है, जो अर्ध ठोस कह सकते हैं, जो आपका वेस्ट है, क्योंकि उससे पानी जो है पहले ही बाहर से हटा दिया जाता है बहुत, और वो इसलिए सेमी सॉलिड के रूप में वेस्ट बच जाता है। इससे पता चलता है कि भोजन पाचन तंत्र में शारीरिक रूप से परिवर्तित होता है। पाचन तंत्र के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की छोटी इकाइयों में तोड़ते हैं या पचाते हैं। तो यह भोजन का रासायनिक परिवर्तन है। शरीर को कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें वह पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन में अवशोषित करता है। पाचन तंत्र केवल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को पचाता है। हालांकि हम जो भोजन खाते हैं उसमें विटामिन भी होते हैं, खनिज भी होते हैं, और कलर वलर जैसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। शरीर की कुछ ग्रंथियां पाचक रसों या एंजाइम का योगदान करती हैं। ये लार ग्रंथियां यानी कि सिलेटरी ग्लैंड्स होती हैं, जो मुंह के अंदर होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। यकृत यानी लीवर भी एंजाइम्स को रिलीज करता है। और अग्नाशय, अग्नाशय किसको कहा जाता है, क्या कोई मुझे बताएगा? पैनक्रियाज को। यस, करेक्ट। तो पैनक्रियास देखिए दोनों काम करता है। पैनक्रियास जो है हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है, जैसे कि इंसुलिन, और एंजाइम्स को भी सीक्रेट करता है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो भोजन का भौतिक परिवर्तन, हम भोजन को चबाते हैं और उसको पीसते हैं। खाना चबाने से मदद मिलती है। तो फिजिकली भी जो फूड है वो उसकी शेप चेंज होती है। जब आप खाना तो एक अलग शेप में खाते हैं, लेकिन उसकी पाचन क्रिया जब उसके ऊपर चलती है तो वो अलग अलग रूप में परिवर्तित होता चला जाता है। जैसे दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो जब पेट के अंदर पहुंचता है तो वो लुगदी के रूप में बदल जाता है स्टमक के अंदर, जहां पे उसका प्रोटीन डाइजेशन भी होता है। तो वो लुगदी के रूप में छोटी आंत में पहुंचता है। उसके बाद जब बड़ी आंत में, तो वो एक चिकना, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉलिड के रूप में बाहर निकलता है। यानी कि कंटिन्यूसली फिजिकली भी वो चेंज होता जा रहा है। मुंह में जीभ भोजन की लार के साथ मिलाने में मदद करती है। पेट की मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के द्वारा भी भोजन को मिश्रित और परिवर्तित किया जाता है। हम जानते हैं कि वसा पानी के साथ मिश्रित नहीं होता है, लेकिन पेट की मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम से वसा छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है, और पेट में पानी के माध्यम या तरल में फैल जाती है। वसा तरल में वसा के इस फैलाव को पायसीकरण कहा जाता है। तो फैट का जो ब्रेकडाउन होता है वो फैटी एसिड्स में होता है, और जो प्रोटीन है उनका ब्रेकडाउन एमिनो एसिड्स में होता है। तो भोजन तंत्र, भोजन का पाचन। अभी हम पेज नंबर 8 पर आ चुके हैं। तो चलिए पेज नंबर 8 को शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, भोजन का पाचन। अच्छा चलिए, पहले ठीक है, इसमें हम 5 मिनट का टाइम लेंगे। अब यहाँ तक मैंने जितना बताया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप उसको पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे। नमस्कार मैम।
ये अपन अभी विटामिन्स और इसका अपन बता रही थी आपकी, अपन जो भी चीज खाते हैं जितने भी सब चीज खाते हैं वो अपने को मिलता है, लेकिन जैसे फैट कम करने के लिए अपन बंद कर देते हैं तो वो खाना नहीं चाहिए। कई जगह कई बार लोगों से सुना है कि दाल सब्जी रोटी खाने से या फिर दाल चावल खाने से, अलग अलग खाने से भी फैट कम होता है, तो क्या ये उचित होता है क्या? मैं आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ नहीं पाई हूँ, पर एक बार आप अपना क्वेश्चन दोबारा से पूछिए। इसको फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि फैट कम करने के लिए दाल हम्म। चावल सब्जी अपन संतुलित आहार में पूरा खाते हैं। हम्म। अभी आपने कहा कि अपने को सब कुछ अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, लेकिन जैसे कोई अपना फैट कम करना चाहता है तो वो या तो सब्जी रोटी खाता है या दाल चावल खाता है या फिर फ्रूट वगैरह या सलाद अकेले खाता है। तो जब वो भोजन ही पूरा नहीं लेगा तो वो अपने को तो दिक्कत पैदा करेगा। तो उससे फैट हम्म। कम होता है क्या? देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमने अगर अपने लास्ट क्लास हम ज्वाइन की हो तो उसमें हमने बताया था कि शरीर की रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की नीड कितनी है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत कितनी है, कितनी प्रोटीन की, कितनी आप दिन भर में कैलोरीज कंज्यूम, कितना आप खपत करते हो, उतने ही मात्रा में अगर आप भोजन लोगे तो वो आपकी शरीर उसको बैलेंस डाइट का मतलब बैलेंस में सब कुछ होना चाहिए। पर आप क्या है कि उस जरूरत को समझिए जो आपकी शरीर की जरूरत है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर 1800 आपका सपोज मान लिया दिन भर का कैलोरीज की खपत लगभग 1800 से 2000 के बीच में कैलोरी, बट आप डेली कंज्यूम कर रहे हो 3 से 4 हजार कैलोरी, तो आप लगभग 1000 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो आपका डाइट जब आप करते हैं तो उसमें इसलिए रोटी कम की जाती है, या कोई चीज को इस बेस पे नहीं छोड़ना चाहिए कि आप उसे पूरा खत्म कर दें, अपनी डाइट से हटा दें। पहले आप इस चीज के अनुसार अपनी डाइट प्लान करें कि आपके दिन भर की जरूरत कितनी है। ठीक है, तो जरूरत पूरा करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। किसी किसी भी फैक्टर को, किसी भी सोर्स को पूरा हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम वहां आती है जब आप किसी भी एक चीज को पूरी तरीके से हटा देते हैं। जैसे कि आप वजन कम करने के चक्कर में कई बार कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट को हटा देंगे, कंप्लीट प्रोटीन डाइट पे आ जाएंगे, या फिर फैट को 100% हटा देंगे। तो अगर आप फैट हटा देंगे तो आपके फैट डिजोल्विंग विटामिन आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और जब वो उनकी कमी आने शुरू हो जाती है तो फिर आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे और कमी आनी शुरू होती है। तो डाइट को संतुलित करके लेना सीखना चाहिए हमें कि हमारे शरीर की जरूरत कितनी है। ठीक है, जरूरत हमारे शरीर की कार्बोहाइड्रेट की भी है, हमारे शरीर को प्रोटीन की भी है, को फ्रूट्स की भी, विटामिन्स की भी है, मिनरल्स की भी है। बट अगर आप कंप्लीटली किसी भी एक चीज को हटा देते हैं तो इससे होता क्या है कि शॉर्ट टर्म में आपका वेट लॉस हो जाता है, अच्छा वेट लॉस हो जाता है, पर आपके शरीर के अंदर डेफिशिएंसी आने लगती है, कमियां आने लगती हैं। तो वो क्योंकि शरीर तो उस चीज को पूरा करेगा। सपोज आपने जो है कार्बोहाइड्रेट हटा दिया पूरा अपने शरीर से, तो प्रोटीन डाइट पे आ गए, तो कोई बात नहीं, आपने अपनी डाइट से तो हटा दिया, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो जमा है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में हमने पढ़ा कि ग्लाइकोजन के रूप में वो जमा रहता है मसल सेल्स के अंदर, लीवर के अंदर स्टोर रहता है। तो हमारा शरीर वो स्टोर से लेना शुरू कर देगा, वो तो अपनी पूर्ति करेगा ही करेगा, उसको तो चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपके जो स्टोर है, आपने जो स्टोर करी हुई है मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन, वो वहां से लेना शुरू कर देगा। तो अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मसल्स वीक पड़ने लगती हैं, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा चीज थी आपके शरीर के अंदर, जो स्टोर था, जो आपकी शरीर की जरूरतें थी, वो वहां से शरीर तो अपनी पूर्ति करने की कोशिश हर जगह से करता है, तो वो उससे आपको पूर्ति करेगा, तो इससे लॉन्ग टर्म आपको काफी वीकनेस आने लगती है। लेकिन
अगर आप बैलेंस डाइट पर जाते हैं तो आपको इस तरीके की वीकनेस नहीं आती है। ठीक है, तो आई होप आप अपना आंसर आपको मिल गया होगा। तो इसलिए वेट लॉस के लिए किसी भी आप विनायक जी अपना माइंड जो है ऑफ कर ली। तो जो लोग भी डाइट पे जाते हैं वो किसी भी चीज को हटाएं नहीं, इसको समथिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। यस जी, आप अपना माइक, हाँ थैंक यू। तो यहाँ पर ये हमने जाना, अगर किसी को भी कोई इस प्रोसेस का कोई क्वेश्चन है, क्लियर ना हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 1 पर थैंक यू मैम। तो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन शरीर के लिए उपयोगी होने के लिए बहुत अधिक है। इससे पहले कि शरीर उनका उपयोग कर सके उसे इन्हीं इकाइयों में तोड़ना होगा। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो उसको उसी रूप में यूज नहीं करता है, प्रोटीन को भी उसको उसी रूप में यूज नहीं करता है, उसको पहले पाचन क्रिया के दौरान उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है और फिर उस रूप में वो उसको एब्सॉर्ब करता है। तो बेसिक यूनिट्स में उन्हें तोड़ा जाता है जो रक्त प्रवाह में अवशोषित होने के लिए काफी छोटे होते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट का सबसे सामान्य रूप होता है स्टार्च। तो स्टार्च की छोटी इकाइयों स्टार्च कई छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है। शरीर के द्वारा उपयोग के लिए सभी कार्बोहाइड्रेट छोटी घुलनशील इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। जब आप अपना खाना चबाना शुरू करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। जब हम कुछ रोटी या चावल चबाते हैं तो चबाते रहने पर हमें इसका स्वाद मीठा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लार में पिटलिन नामक स्टार्च विभाजन एंजाइम होता है जो भोजन में स्टार्च के साथ मिल जाता है और पेट में कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा टूटना होता है। हालांकि आंतों में कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस का अर्थ है किसी भी बड़े पदार्थ को पानी के साथ मिलाकर उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, तो जैसे चावल में स्टार्च का हाइड्रोलाइज किया जाना चाहिए, वैसे ही दालों में प्रोटीन का भी एंजाइम्स पेप्सिन की क्रिया के कारण पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। जैसे कि मैंने कहा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेट के अंदर। पेट के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन नामक एंजाइम, जो कि प्रोटीन के पाचन को करता है। हालांकि पेप्सिन स्वयं पाचन को पूरा नहीं करता। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन अन्य एंजाइम्स यानी कि प्रोटीएज के द्वारा पूरा किया जाता है। स्टमक के अंदर मैक्सिमम पार्ट उसका पूरा हो जाता है प्रोटीन का डाइजेशन का, बट कंप्लीट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो तो सेकेंड एंजाइम कौन है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीएज। प्रोटीएज का सीक्रेशन पैनक्रियाज करता है, तो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर पूरा होता है। वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। पित्ताशय से पित्त वसा के छोटे छोटे, अब देखिए फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आपने सुना होगा पित्त यानी कि बाइल जूसेस जो है इसकी बाइल जूसेस का जो प्रोडक्शन है वो लीवर करता है। ठीक है, तो लीवर के द्वारा बाइल जूसेस बनाए जाते हैं और उनको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर बाइल जूसेस को बनाता नहीं है, ठीक है, बनाएगा लीवर, लेकिन स्टोर किया जाता है बाइल जूसेस को गॉल ब्लैडर के अंदर। और जैसे ही आप फैट वाली कोई चीज खाते हैं, फैट आपका छोटी आंत में पहुंचता है, तो गॉल ब्लैडर को मैसेज जाता है कि कुछ फैट को पचाने के का काम आया है। तो गॉल ब्लैडर का से जो बाइल जूसेस हैं वो सीधा छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइल जूसेस का जो प्रोडक्शन है क्या वो गॉल ब्लैडर करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करता है। तो उसका प्रोडक्शन लीवर के द्वारा किया जाता है और जो वसा है यानी फैट है उसको पचाने का काम बाइल जूसेस के द्वारा किया जाता है।
बाइल जूसेस को सिर्फ स्टोर करने का काम होता है गॉल ब्लैडर का। तो फिर वहां से छोटी आंत में होते हैं, छोटी आंत में हम जो भी कुछ खाते हैं उसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर विटामिन, खनिज या ग्लूकोज जैसी साधारण शर्करा। हालांकि कई बार खनिज और विटामिन आपके भोजन में फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से जुड़े होते हैं। इस प्रकार इन विटामिन और खनिजों का अवशोषण के लिए उपलब्ध कराने के लिए पहले उन्हें परिसरों में अलग करने की आवश्यकता होती है, जिनसे ये भोजन में वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने के लिए वसा में घुलनशील होने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया, जो कि वाटर डिजोल्विंग विटामिन है उनको वो वाटर में ही डिजोल्व होंगे, उनके लिए पानी की आवश्यकता होगी। वाटर डिजोल्विंग विटामिन केवल 2 होते हैं, विटामिन बी एंड सी। और जो फैट डिजोल्विंग विटामिन होते हैं उनको फैट की आवश्यकता होती है, जो कि फैट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। बड़ी आंत में चला छोटी इकाइयों में पीसने की गति तेज करता है। हाइड्रोलिसिस होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कोई भी भोजन जो छोटी आंत से पच नहीं पाता, अवशोषित नहीं हो पाता, वह बड़ी आंत में चला जाता है। और हमारे आहार में फाइबर एक ऐसा पदार्थ है जो बिना पचे रह जाता है। फाइबर का पाचन नहीं होता, ठीक है। जो रेशा होता है किसी भी चीज का, रेशा का पाचन नहीं होता, वो एज इट इज बाहर निकलता है। फाइबर 2 तरीके के होते हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। तो जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं वो घुल जाते हैं, बट उनका पाचन नहीं होता फाइबर का। और जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं वो आपके यानी कि वैसे के वैसे ही सफाई का काम करते हैं, यानी कि मूवमेंट को, जो कि प्रोसेस चल रहा है उसको सही रखते हैं, जो वेस्टेज है उसको आसानी से बाहर निकालने का काम करते हैं। फाइबर फलों, सब्जियों, अनाजों, दालों की बाहरी त्वचा में मौजूद होता है। फाइबर में पानी को सोखने और सूखने का गुण होता है। अब फाइबर एक स्पंज की तरह काम करता है। जैसे कि आप बर्तन साफ करने वाला एक स्क्रबर या स्पंज होता है, तो अगर उसको आप पानी में गीला न करें तो वह स्पंज कोई काम नहीं करेगा। तो वो कब काम करता है सफाई का? जब आप उसको स्पंज को पानी में भिगोते हो, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे आप जो क्लीनिंग करते हैं वो अच्छे से हो पाती है। उसी तरीके से फाइबर होता है। अगर आप फाइबर जैसे फ्रूट्स खाएं, अपने अनाज होते हैं, जैसे अनाज की बात करें, जैसे अगर वीट की, सब चीजों में फाइबर होता है। जैसे अनाज का जो बाहरी परत है गेहूं का, जिसको हम चोकर बोलते हैं, तो चोकर में कंप्लीटली पूरा फाइबर है। अगर आपने चोकर हटा दिया तो आपने क्या करा, यानी कि जो वीट का फाइबर था, जो पूरा का पूरा फाइबर आपने वो हटा ही दिया। अब बचा क्या आपको? तो एक मतलब एक शर्करा, एक शुगर एक बच गया, मतलब स्टार्च एक केवल ऐसा। तो उसमें तो मेन जो फाइबर है, जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो मेन उसके ऊपर वाले कवर में ही ज्यादा होती है। तो इसलिए अनाज को चोकर के, जैसे गेहूं है तो उसको हमेशा चोकर के साथ ही यूज करना चाहिए, खाना चाहिए। तो अगर चोकर ही आपने हटा दिया तो गेहूं तो एक वेस्ट प्रोडक्ट टाइप, मतलब ओनली शुगर प्रोडक्ट टाइप में आपका सिर्फ कैलोरीज देगा। तो इस तरीके से अपने भोजन में फाइबर की मात्रा जरूर रखें। और फाइबर को एक्टिव करने के लिए पानी का पीना भी बहुत जरूरी है। तो पानी अच्छी मात्रा में पिएंगे तो फाइबर आपका एक्टिव होगा और वो सफाई का काम खूब अच्छा करेगा। तो यहाँ पे भी वे लिखा है, फाइबर में पानी को सूखने और सूखने का गुण होता है। यह पचता नहीं है, ये केवल अपाच्य सामग्री को थोक मात्रा में बढ़ाता है, और इसके अलावा यह स्पंज की तरह पानी को सोख लेता है। परिणाम स्वरूप यदि हम प्रतिदिन पर्याप्त फाइबर खाते हैं तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी आंतों की मांसपेशियां उत्तेजित हों और शौच जो है नियमित रूप से हो, और कब्ज को जो है रोका जा सके। बड़ी आंत में कोई एंजाइम उत्पन्न नहीं होता, यानी कि कोई पाचन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती बड़ी आंत में, इसलिए आगे कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत का मुख्य कार्य केवल अपाच्य पदार्थों से अतिरिक्त पानी को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पानी को हटा देता है। याद रखें कि पाचन से अधिकांश विघटन चरणों में हाइड्रोलिसिस शामिल होता है, उसमें पानी की आवश्यकता होती है। छोटी आंत तक आपको पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए पानी पीना चाहिए।
अगर पानी नहीं पिएंगे तो प्रोसेस में पानी की कमी रहेगी और प्रॉपर नहीं हो पाएगा डाइजेशन। बाद में वेस्ट बड़ी आंत में पहुंचता है तो उसमें से पानी को कुछ मात्रा को हटा दिया जाता है और सामने सॉलिड रूप में आपका जो वेस्ट है वो बच जाता है और वो बाहर निकाल दिया जाता है। और जो फाइबर है वो उस मल को और बढ़ाने का काम करता है, जो दीवारों से हटाने का काम करता है, प्रॉपर क्लीनिंग करता है आपकी आंतों की, और सफाई के साथ वो वेस्ट के साथ फाइबर बाहर निकल जाता है। उसका काम क्या है? सफाई करना, और सफाई करी वो भी बाहर आ गया वेस्ट के साथ। पोषक तत्वों का अब देखिए पाचन क्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। अब पाचन के बाद ही तो एब्जॉर्प्शन, पोषक तत्व अलग होंगे। एब्जॉर्प्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पाचन के उत्पाद पाचन तंत्रों में आंत की दीवारों की कोशिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह में निकलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं उनपे छोटे उभार होते हैं, छोटी उंगलियां, मतलब उंगलियां तो बहुत बड़ी हैं बट छोटे उभार होते हैं, ऐसे अनगिनत लाखों में। और वो उन्हीं का काम होता है, पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूरी हो जाती है तो वो उसके बाद क्या होता है, पूरी होने के बाद अब उससे जो पोषक तत्व बने उनका एब्जॉर्प्शन करने का काम उन छोटी उंगलियों लाइक स्ट्रक्चर्स का ही होता है, और वो एब्जॉर्प्शन कर लेती है उन पोषक तत्वों को, एब्जॉर्ब करके फिर वो ब्लड में भेज देती है। यानी कि छोटी आंत से वो कहाँ जाता है, पोषक तत्व ब्लड में। और अधिकांश पोषक तत्व सीधे हमारे रक्त में अवशोषित होते हैं, जिन्हें बाद में शरीर के विभिन्न भागों में वितरित कर दिया जाता है। कुछ पोषक तत्व पेट में अवशोषित होते हैं, उदाहरण के लिए विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिज छोटे आंत के पहले भाग में अवशोषित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के पाचन के अधिकांश अंतिम उत्पाद छोटी आंत के अंतिम में, लास्ट में एब्जॉर्ब होते हैं। और उनकी सबसे छोटी इकाइयों में हाइड्रोलाइज होने के बाद क्रमशः ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, यानी कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है, फैटी एसिड फैट का सरल रूप है, अमीनो एसिड आपके प्रोटीन का सरल रूप है। यानी कि इन इकाइयों में वो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब पोषक तत्वों का उपयोग, छोटी आंत में अवशोषित होने के बाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और फैटी एसिड की छोटी इकाइयों और रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचा दिया जाता है। शरीर की कोशिकाओं में गर्मी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ऊर्जा, अभी देखो पोषक तत्व तो मिल गए, अब पोषक तत्व से क्या होता है, पोषक तत्व का काम होता है ऊर्जा बनाना। अब ऊर्जा कहाँ बनती है, ऊर्जा बनाने का काम पोषक तत्व से आप सीधा कुछ काम नहीं ले सकते, काम तो आप ऊर्जा से ही लोगे। तो बेसिकली उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है। एनर्जी में कन्वर्जन कहाँ होगा उनका, एनर्जी में कन्वर्जन होता है सेल्स के अंदर, यानी कि जो आपकी सेल्स हैं, यानी कि जो सबसे बेसिक यूनिट है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन, जिसको कि पावर हाउस भी कहा जाता है। गर्मी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा करने कार्बोहाइड्रेट और वसा टूट जाते हैं और जल जाते हैं। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, ठीक है। शरीर की आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट वसा में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे इस लाइन में है, शरीर की आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में, और आप मोटे हो, ठीक है। तो जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना एक्स्ट्रा किस में कन्वर्ट होने लगता है, फिर वो फैट में, और हम मोटे होने लगते हैं, ठीक है। और ये शरीर पे जमा होने लगता है। प्रोटीन का उपयोग विकास की अवधि के दौरान नई सेल्स के निर्माण में और विकास को पूरा करने में और किसी भी कोशिकाओं की मरम्मत करने में किया जाता है, प्रोटीन का काम जो है। और बची हुई प्रोटीन फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती है।
हालांकि यदि वसा और कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित कैलोरी शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है तो प्रोटीन भी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट या फैट आप कम खा रहे हो तो प्रोटीन फिर उसका काम करता है एनर्जी गिविंग फूड का काम। वैसे तो बेसिकली किसका काम है एनर्जी देना? आपके कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। लेकिन अगर आपके शरीर आप फैट कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे हो, फैट भी नहीं ले रहे हो, तो फिर बेसिकली यही काम फिर प्रोटीन को करना पड़ेगा। तो एनर्जी तो देनी है किसी ना किसी को, हार कर वो काम फिर प्रोटीन करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, 6 बज चुके हैं तो यहीं तक हमें रोकना पड़ेगा, बट हमें स्पीड अपनी थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा आज वैसे मैंने काफी थोड़ा कराने की कोशिश की है। जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा चलिए, नहीं हो रहा क्वेश्चन तो चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। 2 क्वेश्चन रहेंगे। जो है बाइल जूसेस का प्रोडक्शन कौन सा ऑर्गन करता है? लीवर। और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है? छोटी आंत। नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है तो आप उसमें छोटी आंत आंसर नहीं देंगे। जी सॉरी, वो वहाँ फैट का होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्टमक के अंदर। तो कौन सा एंजाइम ऐसा होता है जो छोटी आंत नहीं स्टमक के अंदर रिलीज होता है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है या डाइजेशन करता है? पेप्सिन। यस, पेप्सिन। ओके, सो ऐसा कौन सा एसिड है जो स्टमक के अंदर रिलीज होता है एंड हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, HCl का पीएच कितना रहता है? 6 7 है। नहीं, कम, 2 to 3। तो 6-7 पे तो न्यूट्रल पीएच हो जाएगा, बट एसिडिक एनवायरनमेंट बनाना है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, तो वहां का जो पीएच वैल्यू रहेगा स्टमक का वो 2 to 3 के बीच में रहेगा। अच्छा, एंड जो फैट एब्जॉर्प्शन है वो जो कि कहाँ कंप्लीट हो जाती है? फैट एब्जॉर्प्शन नहीं, सॉरी, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ कौन सी जगह कंप्लीट होता है? बड़ी आंत में। नहीं, छोटी आंत में। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। सॉरी, छोटी आंत में बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती है, नहीं कोई एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, सारी एंजाइम जो भी प्रोसेस है पाचन की वो छोटी आंत तक कंप्लीट हो जाती है, और जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है वो भी छोटी आंत में ही किया जाता है। मैंने एक चीज बार बार, लास्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछी, रिपीट करी थी। एक उंगली जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं छोटी आंत में जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, उनका नाम कोई बताएंगे? फाइबर। नहीं, VILLI। तो ये उंगली जैसे उभार होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप इसको पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसको मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी। कभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो इसमें मैं भी आपको लीव करूँगी। ओके, थैंक यू मैम।